Good evening to all of you. Good evening to all of you. 9 बच्चे लाइव आए हुए हैं। लाइव आने से पहले लाइक जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। गुड इवनिंग खान सर क्लास। चलिए, राहुल कुमार वर्मा गुड इवनिंग। और कौन कौन बच्चे आए हैं? अच्छा, कौशल दयाल गुड इवनिंग सर। आनंद भैया, तो आनंद भैया गुड इवनिंग। आशुतोष मिश्रा गुड इवनिंग। तुषार गुड इवनिंग। तुषार कह रहे हैं कि आपका ही इंतजार था। थैंक यू सर। मुकेश राजकुमार गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि पता लगे यूट्यूब वालों को कि हाँ भाई वीडियो अच्छी जा रही है। स्टडी विद रिया अग्रवाल गुड इवनिंग। अजीत ठाकुर गुड इवनिंग। संतुष्टि राणा रैना गुड इवनिंग। आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कुकी के नाम से गुड इवनिंग। मानसी बिस्ट गुड इवनिंग। एम फॉर मैस, एम फॉर मैंक सर, थैंक यू। ये स्लोगन बहुत पुराना है मेरा, एम फॉर मैस एंड एम फॉर मयंक अग्रवाल। नीरज कुमार गुड इवनिंग। नितेश कुमार गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में रेशो के बारे में पढ़ा था और रेशो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ लिया था। और अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रपोर्शन। और बेटा प्रपोर्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने रेशो में कवर कर रखे हैं। बेटा यूट्यूब पे लास्ट लेक्चर अपलोड है, आप लाइव क्लासेस में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा संतोष कुमार चैनल पे। ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है बेटा, आप लोगों की दुआ है। थैंक यू वेरी मच। बेटा आप लास्ट क्लास ना संतोष कुमार चैनल पे जाके लाइव में ऑप्शन में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो रेशो, उम्मीद करता हूं कि रेशो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सारे कवर कर दिए थे मैंने। आज हम लोग बात करेंगे प्रपोर्शन के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रपोर्शन खत्म करना है, उसके बाद हम लोग वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं प्रपोर्शन की। और आपसे फिर कहूंगा कि प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जहां जरूरत होगी मैं आपसे खुद पूछता रहूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अच्छी तरीके से बता सकूं और आप लोग समझ सके। बात करते हैं प्रपोर्शन की। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या है बेटा? प्रो, यहां पे प्रो का मतलब इक्वल से होता है और पोर्शन का मतलब पार्ट से होता है। मतलब ये कहता है द इक्वालिटी ऑफ द इक्वालिटी ऑफ two or more ratios, the equality of two or more ratios are said to be in proportion. जहां कहीं भी किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगा, तो वो सभी क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। अच्छा, क्या प्रपोर्शन हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ध्यान से सोचिएगा, जब कभी भी मम्मी क्या करती है, कुछ एक टेस्टी सी चीज बनाती है, जैसे खीर की बात करें या हाँ, खीर की बात करें, तो क्या होता है खीर में हम क्या करते हैं? 1 किलो दूध में कितनी चीनी पड़नी चाहिए? तो 2 किलो दूध में कितनी चीनी पड़नी चाहिए? तो वो क्या है? प्रपोर्शन सेट है उनके हाथ पे। तो प्रपोर्शन का मतलब भी यहाँ पे वही है।
the equality of the equality of two or more ratios are said to be in proportion. जब कभी भी किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगा तो वो सारी क्वांटिटीज किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। मतलब अगर मैं कहूं 2:3, मैंने कहा 2:3, ये तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3। क्या इसे मैं 4/6 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई जो 2:3 है वो ही 4:6 है, तो इसका मतलब 2, 3, 4, 6 ये चारों क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। ये चारों क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। प्रपोर्शन का और सेंस कुछ नहीं होता, इसलिए इसे रेशो के साथ रखा गया है, क्योंकि ये बेसिकली बिलोंग ही रेशो को करता है कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज का रिलेटिव कंपैरिजन किन्हीं दूसरी दो क्वांटिटीज के रिलेटिव कंपैरिजन के बराबर है तो ये सारी क्वांटिटीज किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। दोस्तों बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं इफ A, B, C, D are in proportion, मैं ये कह रहा हूं कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि A/B इज इक्वल टू C/D। मतलब दोनों किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो अगली दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर होगा, तभी तो ये प्रपोर्शन में कहलाएंगी। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां पे ए मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन है तो बी क्या हुआ? सेकंड प्रपोर्शन हो गया। सी क्या हुआ? थर्ड प्रपोर्शन हो गया। और डी क्या हुआ? फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। माने ए हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी हो गया सेकंड प्रोपोर्शन, सी हो गया थर्ड प्रोपोर्शन और डी हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं आपसे प्रपोर्शन के बारे में पूछूं कि प्रपोर्शन क्या होता है तो प्रपोर्शन का सेंस क्या है? द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। भाई अगर मैं कहूं इफ, या इफ की जगह सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलता हूं। मैंने क्वेश्चन आपसे कहा फाइंड second proportion of find second proportion of 3, 5 and 8। 3, 5 और 8 का आपको सेकंड प्रपोर्शन बताना है। अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लेट द सेकंड प्रपोर्शन बी एक्स। गरीबों का सहारा एक्स हमारा। भाई मैथ्स में तो हमें कुछ नहीं मिलता तो हम एक्स ही मानते, तो हमने सेकंड प्रपोर्शन क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब सेकंड प्रपोर्शन हमारा हो गया एक्स, तो जरा देखिए एक्स को हम कहां रखेंगे? सेकंड नंबर पे रखेंगे, माने 3x, 5 और 8। ये चारों क्वांटिटी किसमें होंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। ये चारों क्वांटिटी किसमें कहलाएंगी? प्रपोर्शन में कहलाएंगी। माने 3/x इज इक्वल टू 5/8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? किसी को इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी को इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब जिसको जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे और जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे। जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से बाय चांस मैं आपसे कहता क्वेश्चन में, मैं कहता फाइंड fourth proportion of find fourth proportion of 2/5, 3/7 and 1/3। मैंने आपसे इसका फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, तो आप क्या कहेंगे? लेट द फोर्थ प्रपोर्शन बी एक्स। गरीबों का सहारा एक्स हमारा, तो हम अब जो एक्स रखेंगे वो कहां रखेंगे? फोर्थ नंबर पे। ये याद रखिएगा, जिस प्रपोर्शन को पूछा उसी पोजीशन पे आपको एक्स रखना पड़ेगा। अब ये चार क्वांटिटी किसमें हो गई? प्रपोर्शन में हो गई। माने 2/5 अपॉन में 3/7 इज इक्वल टू 1/3 अपॉन में एक्स।
यहां तक बात ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, देखिए जरा ध्यान से, इंटू 3/7, और जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी ये 2/5 डिवाइड में जाएगा, तो मल्टीप्लाई लगा के इसे 5/2 कर दूं। भाई एक बात बताइए बहुत ध्यान से, मैं चीजों को यहां पे बहुत चाहता हूं कि आप भी ये चीज सीखे। आंसर आपका 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से आपका आंसर 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए, चीज ध्यान रखिएगा। तो हमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट वे में करनी है। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, मैंने देखा यार ये x की वैल्यू को निकालना है, तो मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं और इस 2/5 को नीचे डिवाइड में लेके आऊं, और ये 3/7 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला ही जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 3/7, तो आएगा ही आएगा। ये चीज जाएगी डिवाइड में। बेटा जी अगर मैं यहां डिवाइडेड बाय 2/5 लिखूं, तो जब इस डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये जो हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है ये पलट जाता है। तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इनटू में 5/2 लिख सकता हूं। तो यहां 3 से 3 कट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 5/14। बात समझ में आई या नहीं आई? किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया हो वो डी टाइप करे, और जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे। जिसको समझ में नहीं आया वो डी टाइप करे, और जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे। चलिए बढ़िया, अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब इसी तरीके से एक मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3xy² 5xy एंड 8xy² या x²y। अब मैंने आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा है इनका, अब क्या कहेंगे, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी, अब x नहीं मान सकते सर, क्यों? क्योंकि अगर आप x मानेंगे तो x तो यहां पे है, फिर आप x से x काट देंगे, कुछ और मान लीजिए ना, मानना ही तो है, कुछ भी मान लीजिए, z मान लेते हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी z। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या रख लेंगे, z रख लेंगे, यहां पे थर्ड नंबर पे z रख लिया। अब ये चारों क्वांटिटीज किस में हो गई, प्रोपोर्शन में हो गई। अब ये चारों क्वांटिटीज किस में हो गई, प्रोपोर्शन में हो गई। तो जरा जल्दी से बताइए क्या होगा, 3xy² अपॉन 5xy इज इक्वल टू z अपॉन 8x²y। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 3xy² इंटू 8x²y अपॉन 5xy। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अच्छा अब देखिए एक x से ये x कट गया, एक y से ये y कट गया, माने कुल मिला के कितना आ गया, 3 8 24 और x²y² और अपॉन में 5। ये आपका आंसर निकला है। करने का तरीका समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अगर डाउट हो तो डी टाइप करें, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए। रिया जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक है आंसर, सबको समझ में आ गया बेटा? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 2 and a 3/5, 4 and a 1/2 and 6xy। फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ दिस। आपको इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सर वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, सर वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, लाइक करिए वीडियो को जल्दी से।
किसी का आंसर आया अभी तक? किसी का आंसर आया अभी तक? ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। एक आंसर आया रिया अग्रवाल जी का, 39 डिवाइडेड बाय 20xy। और किसी का कोई और आंसर? एक आंसर आ गया 39 डिवाइड बाय 20xy। बेटा आपका आंसर ठीक हो या गलत हो, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप आंसर दीजिए। कुछ तो आना चाहिए, ना से बढ़िया है कुछ आना चाहिए। सही है गलत है वो बात की बात है, वो हम करते करते अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है ना? अगर गलत भी आ रहा तो कोई गलत बात नहीं है, आप सीखने की पोजीशन में इस समय। अभी आपको आपका आंसर परफेक्ट आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई और आंसर? और किसी का कोई और आंसर? खान सर क्लास का आंसर आया 11/6xy। और किसी का कोई और आंसर? और किसी का कोई और आंसर? बस 2 ही आंसर दिया है अभी तक। सर ऐसे तो मजा नहीं आएगा क्लास में, जवाब तो देना पड़ेगा आपको, चाहे आप गलत दीजिए, मुझे तो आंसर चाहिए, चाहे सही है चाहे गलत है वो बात की बात है। एक सर आया सुबह कांता का 24xy। और कोई और आंसर? 3 ऑप्शन आपके सामने क्रिएट हो गए, ए बी सी डी, नन ऑफ दीज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन, लेट द फर्स्ट प्रपोर्शन बी, एक्स नहीं मान सकते, वाई नहीं मान सकते, ए मान लेते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन ए हो गया, तो ए अपॉन, पहले ये एक मिक्स नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले। कैसे भाई? 5 2 जा 10 और 3 13/5। तो यहां लिख लिया ए मल्टीप्लाई बाय 5/30। 13/5 को हमने डिवाइड होता ना, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नंबर पलट दिया, इक्वल्स टू, इसको मिक्स, ये एक मिक्स नंबर है, इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करिए, ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 1 9/2। तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी पलट दीजिए, 1/6xy। ठीक है ना? तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/2 इंटू 1/6xy और इंटू में 13/5। ये 3 की टेबल से कट गया, 3 जा, ये 2 जा, और कुछ कटेगा? सर और कुछ नहीं कटेगा। तो a इज इक्वल टू 39/5 2 जा 10 2 जा 20 xy। रिया जी का आंसर बिल्कुल ठीक था, रिया जी का आंसर बिल्कुल ठीक था। सुबहकांता और खान सर दोनों बताएं, आपको अपनी गलती समझ में आई? बेटा गलत आया कोई दिक्कत नहीं, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने ट्राई करा ये अच्छी बात है। तुषार जी आपका आंसर गलत है। बात समझ में आ गई सभी को? करने का तरीका समझ में आ गया सभी को? बेटा जी जवाब दीजिए, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब अगर मैं कहूं फाइंड, या मैं कहूं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी प्रपोर्शन में, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा 3 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है, ए बी सी। अब प्रपोर्शन का मतलब क्या था? प्रपोर्शन का मतलब था द इक्वालिटी ऑफ 2 और मोर रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। अब 3 क्वांटिटीज में रेशो बनना, भाई हम रेशो तो हम बात करते हैं 2 क्वांटिटीज का, तो अगर किन्हीं 3 क्वांटिटीज का हमें प्रपोर्शन सेट करना है तो एक ना एक क्वांटिटी को कॉमन होना पड़ेगा। मतलब अगर ए बी सी प्रपोर्शन में है, इसका मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन सी। माने यहां पे ये जो बी है, ये दोनों रेशोस के अंदर क्या होगा? कॉमन होगा। और बेटा जी इस टाइप के प्रपोर्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। इस टाइप के प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं, जरा ध्यान से देख समझिएगा। मैंने कहा इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रपोर्शन, मैंने ये वर्ड यूज किया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रपोर्शन, तो इसका सेंस निकल के आएगा बेटा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी से। लेकिन
अगर मैं कहूं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, मैं कह रहा हूं ए बी सी डी कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, तो क्या आएगा? तो आएगा सर ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के। हालांकि रेशो सिर्फ दो ही लेंगे हम, रेशो किन्हीं दो रेशो को सेलेक्ट करेंगे आपस में। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है तो एक ना एक क्वांटिटी क्या होगी, कॉमन जरूर होगी, और सिंपल प्रोपोर्शन है तो कोई क्वांटिटी कॉमन नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे जैसे इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर तीन क्वांटिटीज है और आप कहेंगे सर यहां तो कंटिन्यू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बेटा तीन क्वांटिटीज का प्रोपोर्शन तो तभी सेट हो सकता है जब एक ना एक क्वांटिटी कॉमन हो। अगर आप तीन क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन में रखना चाहते हैं तो किसी एक क्वांटिटी को तो आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोपोर्शन सेट ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? किसी का कोई डाउट हो यहां पे तो बताइए, तब तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज यहीं पे रुक जाऊंगा। बताइए, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। चलिए, अब इस कंडीशन में बेटा जी, इस कंडीशन में ये ए जो है ये कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये जो सी है ये कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। आप कहेंगे सर थर्ड कैसे होगा? अरे यार, तीन ही तो क्वांटिटीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप इसे थर्ड प्रोपोर्शन बोलोगे। लेकिन ये जो बी है ना, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसे? मीन प्रोपोर्शन। तो ये याद रखिएगा कि मीन प्रोपोर्शन हमेशा जो आएगा वो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में ही आएगा, सिंपल प्रोपोर्शन में कभी भी मीन प्रोपोर्शन नहीं आता। बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। वीडियो को लाइक करते रहिए प्लीज, ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे हाँ भाई सही क्लास चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन कहूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन कहा फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ, find first proportion of 3xy square and 9xy 9x square y। मैंने आपसे कहा फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 3xy square and 9x square y। लेट द फर्स्ट प्रपोर्शन बी x और y है या नहीं मान सकते? क्या मानेंगे? कुछ भी मान लीजिए, एक्स और वाई को छोड़कर जो आपकी इच्छा करे, जो भी इच्छा करे आपकी। मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन मान लिया अल्फा, तो अल्फा को फर्स्ट नंबर पे रख दिया। अब ये तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हो गई बेटा। ये तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में कब हो सकती है? जब ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में होंगी। बेटा मैं ये कह रहा हूं फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है, तो आप एक्स और वाई को छोड़कर कोई भी मान लीजिए, जो चाहे वो मान लीजिए। मैंने अल्फा मान लिया, मैंने अल्फा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट नंबर पे अल्फा रख दिया। माने अब ये तीन क्वांटिटीज किस में हो गई? प्रोपोर्शन में हो गई। अब बेटा तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में कब हो सकती है? जब वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगी। माने अल्फा अपॉन 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर वाई। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 3xy स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर वाई और इंटू में 3xy स्क्वायर। 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक y बचा। माने अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? y क्यूब। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? y क्यूब। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए।
किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया हो प्लीज एम टाइप करिए, और जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए, लेकिन टाइप जरूर करिए। पता लगना चाहिए कि आप जवाब दे रहे हैं। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, लेकिन टाइप जरूर करिए। डी डी बी नहीं बोल रहा हूं, डार्क साइड करके जो है बेटा, आपकी शायद फर्स्ट क्लास है। प्रपोर्शन में आप थोड़ा लेट हो गए, आई थिंक सो। आपको क्या दिक्कत आ रही है बेटा? डार्क साइड करके जो बोल रहे हैं बी। बेटा डी बोल रहा हूं, डी का मतलब डाउट। अगर आपका कोई डाउट हो तो बताइए। बेटा जी आपका कोई भी डाउट हो तो बताइए। बाकी लोग जवाब दीजिए। बहुत कम लोगों के आंसर आए हैं एम वाले। आपका कोई डाउट हो तो डी टाइप करे, समझ में नहीं आया तो डी टाइप करे, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे। जल्दी से बताइए, जल्दी से। सर क्या दोबारा समझाना है? समझा तो मैं दोबारा दूंगा, लेकिन क्या? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्या चीज समझ में नहीं आई। भाई देखो, आप बहुत सिंपल सी बात समझो मेरी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मैं आपसे कहूं 2 into 3 बराबर कितना आता है? आप कहोगे सर 6। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने अच्छा 3 into 2 बराबर कितना आता है? बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, 6। मैंने कहा 6 into 1 बराबर कितना आता है? सर 6। सर 1 into 6 बराबर क्या आता है? 6। मतलब देखिए, यहां पे आपको रिजल्ट वही मिल रहा है जो आप चाहते हो। ऐसे ही अगर मैं प्रपोर्शन की बात करूं, प्रपोर्शन कहता है कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का रिलेटिव कंपैरिजन किन्हीं दो क्वांटिटी के रिलेटिव कंपैरिजन के बराबर होगा, तो सारी क्वांटिटीज प्रपोर्शन में कहलाएंगी। आपने प्रपोर्शन वर्ड सुना होगा। कई जगह खाना बनाते समय प्रपोर्शन का यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, आप 2 जनों की सब्जी बना रहे हो तो आपको नमक कितना डालना है। 4 जनों की सब्जी बनाओगे तो प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में। 20 जनों की सब्जी बनाओगे तो नमक उस हिसाब से बढ़ेगा। 200 लोगों का खाना बनाओगे तो नमक उस हिसाब से बढ़ेगा। माने वो प्रपोर्शन सेट है कि 2 जनों के लिए इतना नमक पड़ता है तो 200 जनों के लिए कितना नमक पड़ेगा। दैट इज नोन टू बी द प्रपोर्शन। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रपोर्शन का सेंस मैथ्स में और कुछ नहीं है, वो भी यही कहता है। ये कहता है कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशो किन्हीं दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर है, तो वो सारी क्वांटिटी प्रपोर्शन में कहलाएगी। अब अगर मैं जैसे आपसे कहूं, मैंने कहा 2, 3 और 7 ये प्रपोर्शन में है। आप कहोगे सर प्रपोर्शन में है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। भाई 2/3, मैंने कहा नहीं सर रुक जाओ। मैंने कहा 2, 3, 4 और 5, मैं ये पूछ रहा हूं बताओ क्या ये प्रपोर्शन में है? उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। 2, 3, 4 और 5 क्या ये प्रपोर्शन में है? कैसे चेक करोगे? भाई ऐसे ही तो चेक करोगे। 2/3 बराबर 4/5। इसका रेशो कितना आएगा? भाई 2/3 का मतलब आ गया 0.66 के आसपास। 4/5 का मतलब आ गया 0.8 के आसपास। क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गई बात? प्रोपोर्शन का मतलब द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा फाइंड mean proportion of mean proportion of 6x square y and 54x y स्क्वायर। मैंने आपसे इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा। अब मीन प्रोपोर्शन का मतलब, मीन प्रोपोर्शन तो बेटा जी तभी आएगा जब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन की बात होगी। तो हमने कर लिया, लेट द मीन प्रोपोर्शन भी ना x मान सकते ना y मान सकते, z मान लेते। और मीन का मतलब कहां आएगा? बीचों बीच में। अब ये तीन क्वांटिटीज प्रपोर्शन में हो गई। ये तीन क्वांटिटीज किस में हो गई? प्रपोर्शन में। तो 6x² y अपॉन z बराबर z अपॉन 54xy स्क्वायर। माने z स्क्वायर की वैल्यू निकल आई
इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, माने 324 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये आ गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 324 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है ना? 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। इनका क्यूब रूट निकल नहीं सकता, इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर रूट निकल रहा है तो निकाल के दिखा दीजिए, रूट नहीं निकल रहा है ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको मीन प्रोपोर्शन का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो बताइए। अगर समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो आप जानते हैं आपको क्या टाइप करना है। समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बेटा जी सबको समझ में आ गया? एम 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 एम, और बताएं? एम। डार्क साइड बेटा समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 18 एक्स क्यूब वाई एंड 8 एक्स वाई क्यूब। चलिए बताइए जल्दी से आंसर। भगवान करे आप लोगों का गलत हो जाए, मेरी दुआएं आपके साथ है, बद्दुआएं आपके साथ है। भगवान करे आपका गलत हो जाए, सही नहीं हो, गलत हो जाए। क्योंकि जब तक गलत नहीं होगा तब तक टीचर की वैल्यू नहीं होगी। आप कहोगे सर इसमें क्या था, ये पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हम भी कर लेंगे। तो भगवान करे आपका गलत हो जाए, यहीं पे गलत हो, पेपर में गलत ना हो। जरा जल्दी से आंसर बताएं सर, जल्दी से। और अगर नहीं हिम्मत आ पा रही तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं, लॉ बाबा की जय बोलो और शुरू हो जाओ, अपने आप आंसर निकल के आएगा। लॉ बाबा की जय बोलो और शुरू हो जाओ, अपने आप आंसर निकल के आएगा। पवन यादव ने आंसर दिया, रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया। खान सर क्लासेस बेटा जी थोड़ा सा चेक करो। पवन यादव ने आंसर दिया 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रिया जी ने भी सेम आंसर दिया। पवन जी ने दिया 144 एक्स क्यूब वाई क्यूब। जरा ध्यान से चेक करिए खान सर क्लास। और बाकी लोग बेटा जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते, टाइप नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिएगा, आप वीडियो देखना बेकार है आपके लिए। क्योंकि यहां बैठ के आप सिर्फ वीडियो को देखें वो मजा नहीं है। मैं आने वाले टाइम में आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो मुझे आपसे फीडबैक रिवर्ट चाहिए। आप लोगों को आंसर देना होगा। गलत मैंने आपसे ये नहीं कहा, सही आंसर दीजिए। मुझे आप आंसर दीजिए, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन आंसर देना पड़ेगा। एस के जमीलुद्दीन ने आंसर दिया। बाकी लोग अभी तक 3 या 4 आंसर आए हैं। बाकी लोग नितेश कुमार, नीरज कुमार, सत्यम परिदा, मुकेश कुमार, मुकेश राज, ये राहुल वर्मा, बेटा आंसर दीजिए। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आएगा बेटा। बाकी लोग आंसर दीजिए। देखिए YouTube पे लाइव क्लास का मतलब यही होता है, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। अपने आप को एक्टिव रखिए, क्लास का मजा लीजिए, क्लास को अच्छी तरीके से गो ऑन जाने दीजिए, जाने दीजिए इसको। रूट नहीं निकल रहा था सर, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा कोई दिक्कत, मैं सिखाऊंगा ना, वो मेरा काम है। आपको कोई चीज उसी से तो पता लगेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मुझे आंसर चाहिए बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन क्या मानेंगे? मीन प्रोपोर्शन हमने मान लिया सर z, तो 18 एक्स क्यूब वाई अपॉन z बराबर z अपॉन 8 एक्स वाई क्यूब। z स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 324, नहीं सॉरी 144, और ये हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 4। तो z बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगा दे यहीं पे काट के, कौन इतनी बार लिखेगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 144 का रूट। आपके पास कैलकुलेटर है
तो कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। 144 का रूट आएगा 12, एक्स की पावर 4 का 2 और वाई की पावर 4 का वाई की पावर 2। तो कुल मिला के ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा व्हाट क्वांटिटी must be subtracted to each 41, 36, 29 and 15 so that the resulting number are in proportion. हाँ जी सर, वो कह रहा है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच। वो कह रहा है कि ये 4 क्वांटिटीज है, इसमें हर क्वांटिटी में से क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन। जो रिजल्ट निकल के आए वो बाकी क्वांटिटीज जो निकल के आएंगी वो क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, लेट द क्वांटिटी बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच बी एक्स, गरीबों का सहारा एक्स हमारा। तो भाई एक्स मान लेते हैं, हमने सब में से क्या माइनस किया, एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब जो क्वांटिटीज निकल के बची वो क्या होनी चाहिए, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। तो 41 माइनस एक्स अपॉन 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 29 माइनस एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लेकिन मैं आपको 1% भी राय नहीं दूंगा कि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। भाई जिसको जिस वैल्यू को पुट करने पे दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे वही आपका आंसर होगा। तो इसका भाई आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन तो जरूर होंगे। जब ऑप्शन होंगे तो पुट करके देख लीजिए, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, मेहनत करनी ही क्यों, जहां मेहनत बच सकती है वहां बचाएंगे सर, क्यों नहीं बचाएंगे। हमको जबरदस्ती की मेहनत थोड़ा ना करेंगे, जहां मेहनत बच सकती है वहां बचानी चाहिए आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन से हो रहा है तो बिल्कुल करिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप शुरू में ही चेक कर सकते थे भाई क्या क्वांटिटी माइनस करने पे आपको दिख रहा है कि ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। यहां सब्ट्रैक्टेड की जगह अगर मान लीजिए क्या होता, ऐड होता, तो हम यहाँ क्या कर लेते, प्लस एक्स कर लेते, तो यहाँ प्लस एक्स हो जाता, तब भी हम ऑप्शन से करेंगे। क्यों करेंगे मेहनत सर, क्यों करेंगे मेहनत। बात समझ में आई या नहीं आई, सबको समझ में आ गया। बेटा जी समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया तो डी टाइप करिए। भाई लाइक कम हो रहे हैं, लाइक करते रहिएगा वीडियो को, बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब अच्छा मैं अगर आपसे कहूं, क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन की एक जनरल बात है। मैंने कहा इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन प्रपोर्शन। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, मैं खुद कंफ्यूजन पैदा करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो ए बी सी डी ई एफ आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये हुआ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन, ये सेकंड प्रपोर्शन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, नहीं नहीं, इन दोनों को कोई नाम नहीं देंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बिल्कुल बेटा हमने सिर्फ 2 रेशो की बात करी है, कहीं भी किन्हीं 2 क्वांटिटी का रेशो किन्हीं 2 क्वांटिटी के रेशो के बराबर है
तब वो प्रोपोर्शन में है। मतलब आप इसमें जो रेशो लेंगे वो कोई दो क्वांटिटी का रेशो की नहीं, दो क्वांटिटी के रेशो के बराबर। मतलब आप या तो कह सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, पहली बात। दूसरी बात कह सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, या फिर आप कह सकते हैं कि सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। नहीं आई बात समझ में? अब इस कंडीशन में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस कंडीशन में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस कंडीशन में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। बात समझ में आ गई? मतलब रेशो हमेशा दो ही बराबर करने, तीन रेशो बराबर नहीं करने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल सेम वे में अगर मैं कह दूं इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो क्या मतलब होगा? मतलब होगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ये हो गया। अब आप कोई से भी दो रेशो ले लीजिए, अगर आपने इन दोनों को लिया तो ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये मीन। अगर आपने इन दोनों को लिया तो ये फर्स्ट, ये मीन, ये थर्ड। लेकिन अगर आप इन दोनों को लेते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो देखिए चारों क्वांटिटीज अलग अलग है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। ये हम हमेशा एक ही चीज को फॉलो नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं कहूं, इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये बताओ, मैंने एकदम पेज पलट दिया, आई एम सॉरी। मुझे यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो डी टाइप करिए, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो डी टाइप करे, और अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे। सर नहीं सर, कुछ नहीं लिखना है, एम और डी, बस दो चीजें। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। कह रहा है सर मैथ्स कैसे समझ में आ गई, मतलब नहीं समझा। ईटीएस अक्की टैग करके, बेटा क्या डाउट है? ईटीएस अक्की टैग, ये तो मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन मुझे बताइए आपका डाउट क्या है। मैथ्स कैसे समझ में आएगी सर? सर मैं बैठा हुआ हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको, पूरे सिलेबस के अंदर एक भी फॉर्मूला, एक भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से, रिटन में। नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए, इससे बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा, जहां कहीं भी डाउट हो, इतना सा भी डाउट हो ना, इतना सा भी, वो मुझसे पूछेगा, जवाब मैं दूंगा, वो मेरा काम है। लेकिन शुरू से देखिएगा किसी भी चीज को, बीच में आप किसी चीज को पकड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले, मैं बार बार पूछ रहा हूं, यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सीएमए फाउंडेशन की आपकी जिस स्टडी मेट की बात करें, वहां पे जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो उन्होंने इक्वल टू के मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप के मान के करिए, इसको डायरेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, मैं वो बता देता हूं, डाउट आया था मेरे पास, पेड स्टूडेंट है वो, उसने पूछा था, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा स्टार्टिंग आपको लाइव सेशन में जाना पड़ेगा, ईटीएस आर्किटेक्ट करके जो है, इसके धनुष बैच के अभी लाइव सेशन स्टार्ट हुआ 3 फरवरी को, उसका पहला लेक्चर देखिएगा, दूसरा लेक्चर देखिएगा, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना? जब आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं रिटर्न में दे सकता हूं आपको,
ठीक है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फ्रेश टॉपिक जब स्टार्ट होगा, कल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज समझ में आएगी, और आपको किसी भी फॉर्मूले पे, किसी भी शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन पेशेंस रखिएगा, कोई भी जादू नहीं होता, चीजें धीमे धीमे समझ में आती हैं। पहले दिन कोई एकदम कहते हैं ना शार्प शूटर नहीं हो जाता, धीमे धीमे प्रैक्टिस करने पे चीजें आती है। हर चीज का बेसिक मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू 6/1। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है, मैंने मान लिया ऐसा क्वेश्चन बना लिया। देन फाइंड ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट। अब जरा ध्यान दीजिए, रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, रेशो वाला कॉन्सेप्ट, रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन यहां रूट की फॉर्म में है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना? करिए जरा, तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू 6 रूट ए माइनस 6 रूट बी। एम आई राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं बार बार पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब हम क्या करेंगे भाई, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो रेशो कैसे निकालेंगे भाई? हमें किसी भी तरीके से ए रेशो बी मिल जाए। अगर ए रेशो बी मिल जाएगा, मान लीजिए कुछ भी आया, मान लीजिए 2:3 आया, इसका मतलब ए अपॉन बी बराबर 2/3। तो रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, तो डायरेक्ट ए की जगह 2, बी की जगह 3 लगा देंगे, यहां आंसर निकल आएगा। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले ए रेशो बी फाइंड करने का होगा। तो हम क्या करेंगे, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ ले जाएंगे, यही कर सकते हैं। चला, देखिए, इस रूट ए को उठा के इधर ले जाए और -6 रूट बी को उठा के इधर ले आए, तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 6 रूट ए माइनस रूट ए, और ये हो जाएगा रूट बी प्लस 6 रूट बी। भाई माइनस की क्वांटिटी इधर आके प्लस की हो गई, और ये क्वांटिटी प्लस की थी, रूट के उधर जा, ये इक्वल्स टू के इधर जाके काय की हो गई, माइनस की हो गई। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? सभी लोगों से पूछ रहा हूं, आप सबसे, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक। अब ये हो गया 7 रूट बी, और ये हो गया 5 रूट ए। इस रूट बी को नीचे ले जाइए, तो रूट ए अपॉन रूट बी बराबर 7/5। बहुत ध्यान से देखिएगा, रूट ए अपॉन रूट बी बराबर 7/5। अच्छा, अगर इस रूट को हटाना है, जैसे अगर मैं बात करूं x² बराबर 4, तो x बराबर हम क्या कहते हैं, √4। x² बराबर 4, तो x बराबर क्या कहते हैं हम, √4। तो मतलब अगर मुझे रूट हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा भाई, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अरे वाह, ए रेशो बी निकल आया। अब ए रेशो बी पता है, रेशो पता है, और रेशो पूछा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। ए की जगह 49, बी की जगह 25 लगा दीजिए, तो 49 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 74, और 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 24। 2 की टेबल से कट जाएगा, ये हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 12। आंसर आ गया 37:12। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? फिर पूछ रहा हूं, क्लियर हो गई बात? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल सेम वे में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया, इफ a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b² इज इक्वल टू 7/5।
इज इक्वल टू 7/5। तो पहले आप क्या करेंगे, और मैं उसके बाद कुछ भी पूछूं आपसे, मैंने कहा देन फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए रेशो बी निकालेंगे। जो ए रेशो बी निकल के आएगा फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सिर्फ प्रॉपर्टीज है, पढ़ने के मतलब क्या है, बाकी आपको समझाता हुआ हर कुछ चलूंगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि बताइए, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, अगर ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन माने ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, तो क्या होगा? तो देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के होगा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के होगा। इतनी बात ठीक है? अच्छा, ये कहता है पहला पॉइंट, बाय इनवर्टेंडो, बाय इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो का मतलब इन्वर्ट माने उल्टा कर देना, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। माने बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी के होगा। बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी के होगा। सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछू बेटा, 2:3 इज इक्वल टू 20/30 होगा या नहीं होगा? 2:3 इज इक्वल टू 20/30 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या इसका उल्टा माने 3/2 इज इक्वल टू 30/20 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दैट इज नोन टू बी द इन्वर्टेंडो। ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टेंडो कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा, सेकंड प्रॉपर्टी, बाय ऑल्टरनेंडो। बेटा ऑल्टर का मतलब क्या होता है? इस ऑल्टर का मतलब होता है बेटा चेंज कर देना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माने ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। आपने कहा सर जब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं तो इनको भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। माने या फिर आप कह सकते हो कि डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों बातें ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सर? सर यहां तक बात क्लियर है? बेटा जी यहां तक बात क्लियर है? 1% भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? बच्चे सबको समझ में आ गया? मैं फिर पूछ रहा हूं बेटा जी, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। अगर डाउट हो तो डी टाइप करिए, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आपको डांट दूं या आपको चार जनों के सामने जलील कर दूं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पढ़ाने आया हूं, आप यहां पढ़ने आए हैं। हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर, टाइप करके रखिए, टाइप करके भेज दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। ठीक है ना? थैंक यू। जमीलुद्दीन कह रहे हैं सर आप इतने प्यार से पढ़ाते हो, सब समझ में आता है। थैंक यू बेटा। आप लोग मेहनत करोगे तो बेटा सब कुछ समझ में आएगा, ये सब आपकी मेहनत के ऊपर होता है। मैं तो सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ, किसी के मार्क्स अच्छे भी आते हैं, किसी के बुरे भी आते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई। पहली है बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट में हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, बाय कॉम्पोनेंटो, बाय कॉम्पोनेंटो। देखो बेटा जी, अगर मैं बात करूं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, माने ए बी सी डी प्रपोर्शन में है,
ए बी सी डी प्रोपोर्शन में तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। अच्छा, बचपन में सिखाया गया है कि भाई हम कोई भी क्वांटिटी अब चाहे तो बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। भाई आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने, नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5 है। बिल्कुल ठीक बात है, 5 इज इक्वल टू 5 ही होगा। अच्छा, मैंने इधर +1 किया, इक्वल टू 5 ऐसे रहने दिया। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? एक साइड +1 किया, एक साइड +1 नहीं किया। क्या ये बात ठीक है? मुझे जवाब दीजिए। क्या ये बात ठीक है? मैं जो पूछ रहा हूं मुझे जवाब चाहिए। क्या ये बात ठीक है? मैंने एक साइड +1 किया, एक साइड +1 नहीं किया। सर गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई जो काम करूंगा या तो बोथ साइड करूं, या यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, 5 + 1 -1 इक्वल्स टू 5, तब भी ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, या तो +1 किया फिर -1 किया, माने रिजल्ट सेम रहना चाहिए, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो बिल्कुल सेम वे में मैंने क्या किया, बोथ साइड +1 कर दिया, तो कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए ना, किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये भी यही कहता है कि आप बोथ साइड +1 कर दीजिए या बोथ साइड कोई भी क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं अपॉन में यहाँ पे एलसीएम ले लूं, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा बेटा जी, बी। ये हो जाएगा a प्लस बी, यहां एलसीएम आएगा डी, ये हो जाएगा सी प्लस डी। माने कॉम्पोनेंट भी ये कहता है कि a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी के होगा। माने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया कॉम्पोनेंट। आप चाहे +1 की जगह यहां +4 कर लीजिए बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा a प्लस 4b अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस 4d अपॉन डी। अगर यहां +4 की जगह 40 कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 40b अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस 40d अपॉन डी। नहीं आई बात समझ में? सर सबको समझ में आ गया? मैं फिर पूछ रहा हूं, कॉम्पोनेंटो का मतलब समझ में आया? कॉम्पोनेंटो का मतलब समझ में आ गया? कॉम्पोनेंटो का मतलब समझ में आ गया? मैं बार बार पूछ रहा हूं बेटा, जवाब नहीं दोगे तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं पूछता रहूंगा बराबर। सबको समझ में आ गया? मुझे मालूम, लो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। कौन कहता है आप लोग नालायक हो, बताओ? इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने मासूम बच्चे हैं कि बस सबको समझ में आ गया। देखो थोड़ी सी तारीफ करी तुरंत आंसर आना शुरू हो गए, नाराज हो जाते हो आप लोग छोटी छोटी बातों पे। चलिए अब आगे बात करते हैं बिल्कुल सेम वे में, चौथी प्रॉपर्टी, बाय डिविडेंडो। बाय डिविडेंडो, डिविडेंडो में जैसे कंपोनेंटो में हमने +1 किया था, वैसे ही डिविडेंडो में -1 करते हैं। तो बेटा जी क्या था, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी था। अब हमने बोथ साइड क्या किया, -1 कर दिया। तो क्या आएगा, ये बाय डिविडेंडो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंडो की प्रॉपर्टी बोलते हैं। बेटा जी अभी तो मुकेश जी मैथ्स की क्लास चल रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास या कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। फिलहाल अभी मैथ्स की क्लास चल रही है, तो मैथ्स की क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? बाकी फर्दर अपडेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा। फिफ्थ, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी क्या थी, बाई कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंटो की प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये थी, ये कॉम्पोनेंटो है, ये डिविडेंडो है। इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए क्या करूं, डिवाइड कर दूं, ताकि b से b कट जाए, d से d कट जाए। भाई प्लस तो कर नहीं सकते आप, तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये सॉन्ग्स फॉर यू करके है सर, फ्रॉम आईजीपी पासेस फाउंडेशन विद 84 इन मैथ्स। अच्छा ठीक है बेटा, आपने मुझसे क्लासेस ली है और ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मेरे 84 आए हैं मैथ्स के अंदर। बच्चे, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। सीए फाउंडेशन में इस बार रिजल्ट आया था, तो बच्चों के 95, 92, 80s की लाइन में तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए थे। बड़ी खुशी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग खत्म, आगे क्लास शुरू। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इन्वर्टेंडो की। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा, तो बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेंडो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन सी के। ऑल्टरनेंडो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटो में हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, या फिर डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये ऐसे ही प्रॉपर्टी की फॉर्म में पूछता है। तीसरा, कॉम्पोनेंटो में क्या होगा, +1 करेंगे। तो कॉम्पोनेंटो में ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी होगा। डिविडेंडो में क्या करेंगे, डिविडेंडो में माइनस करेंगे, तो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी होगा। और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को मिक्स कर देंगे, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, बाय एडेंडो। बाय एडेंडो, एडेंडो क्या कहता है, एडेंडो कहता है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के बराबर होगा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के बराबर होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे 2/3 इज इक्वल टू 20/30, ये बात सही है। तो 2 प्लस 20 22, और 3 प्लस 30 33। जरा देखिए, सेम रेशो आ रहा होगा, 2:3 वाला। ये कहलाती है प्रॉपर्टी एडेंडो की। तो ये क्वेश्चन में दे देता है इस तरीके से प्रॉपर्टी, और आपसे पूछता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इन्वर्टेंडो है, ठीक है ना, कॉम्पोनेंडो है, ऑल्टरनेंडो है, डिविडेंडो है, एडेंडो है, इस टाइप से। अच्छा, इसके बाद सेवेंथ, बाय सब्ट्राहेंडो। बाय सब्ट्राहेंडो, जैसे एडेंडो में हमने प्लस किया, सब्ट्रा में क्या करेंगे, माइनस, माने ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। तो ये थी आपकी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां पे आपका प्रोपोर्शन खत्म हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको रेशो में कवर करा दिए थे, ठीक है ना। अब बात होती है वेरिएशन की। वेरिएशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग जब कहेंगे, फिलहाल नेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड होता है, 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें हमें टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। तो वेरिएशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, किसी भी दिन में अगले मतलब क्लास के अंदर बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड लेके आपका वेरिएशन खत्म करा दूंगा। बाकी रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मैंने आपको क्वेश्चन में कवर करा दी है, और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने के लिए अब आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे स्टडी मैट से ट्राई करिए, चाहे मेरी दी हुई, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो मेरी दी हुई बुक से ट्राई कर सकते हैं, किसी भी बुक से ट्राई कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर करिए, ताकि आप लोगों को पता मतलब बाकी जिनको इनका मतलब बाकी लोगों को जिनको इसका चाहिए ना रेस्पॉन्स, जो बच्चे वाकई में नीडी है, उनको उन तक ये क्लास पहुंच सके। बाकी बताइए, आज की क्लास कैसी रही, आप लोगों को समझ में आया। सर एक डाउट है बेटा जी, बुक तो सीओसी प्लेटफॉर्म हमारे पेड स्टूडेंट को मिलती है बुक, ठीक है ना। आप
फिलहाल अभी तो लेक्चर्स के बारे में बात करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई? लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये क्लास लाइव मतलब संतोष कुमार चैनल पे लाइव में पड़ी होगी, जब चाहे तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? मुझे ये बताइए, आज की क्लास आपको लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मैं जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई? बेटा जी, आपका रजिस्ट्रेशन चाहे 2016 का हो चाहे 2022 का वाला हो, बेटा ये चैप्टर तो कॉमन है। सबसे पहले हम लोग वो चैप्टर्स करेंगे जो कॉमन चैप्टर्स है, चाहे ओल्ड सिलेबस के हो चाहे न्यू सिलेबस के हो, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जो आपके चैप्टर्स ओल्ड सिलेबस में रह जाएंगे या न्यू सिलेबस में रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, न्यू सिलेबस में चैप्टर ज्यादा है, ओल्ड सिलेबस में चैप्टर कम है। तो बिल्कुल भी आप ना इस चीज को, पहले जो मिल रहा है पहले उसको लीजिए, जो मिल जाएगा उसके बाद बात करेंगे आगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल की क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी माने पैसों की बारिश होने वाली है, और कल पैसों की बारिश में इतना मजा आएगा ना आपको, आप कहेंगे सर क्या चैप्टर पढ़ाया। गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है ना? आपको हर चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है। कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद बनाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से। और आने वाले टाइम में आप भी बोलेंगे एम से मैथ्स तो एम से मैं सर, इस बात की मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए अपने रिमाइंडर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि कल भी क्लास है, और ये डेली बेसिस पे क्लास रहेगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।